नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच सीटेट एग्जाम 2025 के लिए साइकोलॉजी का एक नया विषय मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी नैतिक विकास का सिद्धांत लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोलबर्ग साहब के द्वारा दिया गया। ये पिक्चर आप इनकी देख सकते हैं, ये लॉरेंस कोलबर्ग साहब है, इनके द्वारा ही मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में हमारे साथ जरूर बने रहे। अगर बात करें लॉरेंस कोलबर्ग की, कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा? तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो बोलेंगे अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि मॉरलिटी, नैतिकता अक्सर होती क्या है। अगर बात करें मॉरलिटी की, तो यह एक वह गुण होता है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता क्या होता है? नैतिकता वही होती है जिससे हमें क्या है, सही और गलत की क्या होगी, पहचान होगी। और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मॉरलिटी और अनैतिकता को कहाँ से जानेगा? नैतिकता को भी समाज से जानेगा, अनैतिकता को भी समाज से जानेगा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ नैतिकता नहीं आती, लेकिन जिस समाज में वो पलता है, बढ़ता है, उसी समाज से वो क्या है, नैतिकता को, मॉरलिटी को सीखता है। और बच्चा सही और गलत की जो पहचान है, मतलब सामाजिक परिवेश का मतलब यही है, चाहे स्कूल है, परिवार है, आपका घर है, दोस्त है, मतलब यहीं से जो बच्चा क्या है, सही और गलत, नैतिकता और अनैतिकता के बारे में सीखता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये आपने नैतिकता की स्टोरी सुन ली। अच्छा, आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़ोरों शोरों से हमारे ये सीरीज़ जो है आपके बीच आ रही है, तो इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये सीरीज़ थोड़ी भी अच्छी लग रही हो। और दूसरी बात, नैतिकता कभी भी जन्मजात नहीं होती, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। तो आज हम इसी नैतिकता के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। अब इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस कहानी को आप बहुत डिटेल से सुनिएगा। अच्छा, एक हिंज है, इसका नाम है हिंज की कहानी। तो हिंज की कहानी किस थ्योरी में बताई जाती है? तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में आपकी हिंज की कहानी पूरा इसका उदाहरण है। अब क्या है, हिंज है, हिंज की क्या है, वाइफ जो है वो बीमार हो जाती है। हिंज की वाइफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा बीमार होगी। जब हिंज की वाइफ बीमार होगी तो एक डॉक्टर के पास हो गया, और डॉक्टर ने उसको बोला कि एक दुकान है भाई, उस दुकान में जो है आपको क्या मिलने वाली है, वो दवाई मिलने वाली है। फिर हिंज गया उस दुकान में, और इस दुकानदार के पास ये दवाई जो थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि ये दुकान वाला जो है, इसने ये दवाई जो बिल्कुल लिमिटेड बनाई थी, मतलब कि ये दवाई सिर्फ इसके पास मिलती थी, किसी और के पास ये दवाई नहीं मिलती थी। तो अब हिंज को देने से, अब इस व्यक्ति ने तो क्या है, जो दुकानदार था उसने तो दवाई एक बार बनाई थी, इसने क्या कर दिया, हिंज को दवाई देने से मना कर दिया। अब हिंज ने क्या कर दिया कि हिंज को क्या हुआ कि अब उसको तो अपनी बीवी की जान बचानी थी। अब हिंज कहाँ चला गया, हिंज चला गया भाई दवाई में। अब उसको लगा कि अपनी बीवी की जान बचाता हूँ, वो यहाँ से, अब उसके पास दो जरिए थे, या तो अगर दवाई नहीं ले जाएगा तो उसकी जो बीवी है वो मर जाएगी, और अगर दवाई ले जाएगा तो उसको चोरी करनी पड़ेगी। मतलब वो दुविधा में था दोनों ओर से। पहले उसकी पत्नी बीमार हुई, पत्नी बीमार होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि हिंज साहब आप दवाई ले आओ, और दवाई आपकी यहीं पर मिलेगी। दवाई लिमिटेड थी, और ये बंदा दवाई देना नहीं चाहता था, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि मैंने तो बहुत बहुमूल्य दवाई बनाई है, तुमको दे दूंगा तो फ़ायदा नहीं है। तो अब उसको दवाई मिल नहीं रही थी, तो इसने क्या किया, इस दवाई को क्या है, चुरा लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, लास्ट में चुरा लिया। अब आप बोलेंगे इसमें क्या क्या कंडीशन बनने वाली है। अच्छा, आपको क्या लगता है, हिंज ने अपनी पत्नी की जो जान बचाने के लिए जो किया था, क्या वो सही किया था, या फिर हिंज ने जो चोरी की, या ये गलत किया? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप इंटरेस्ट के साथ साइकोलॉजी और हिंज की कहानी को सुन रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मॉरल डिलीमा। मॉरल डिलीमा बोले नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा जिसमें सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति में नैतिक दुविधा होती है। तो जब हमें सही और गलत का पता नहीं चलता, या सही और गलत का जो डिसीजन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों स्थिति में हिंज फंस गया था भाई, उसको अपनी पत्नी की जान बचानी थी, और अगर वो पत्नी की जान बचाता, चोरी करेगा दवाई की, तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो जहाँ पे सही और गलत के बारे में हमें डिसीजन ना लेने की जो स्थिति होती है, उसी को नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और एग्जाम्पल, जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, नहीं करेगी तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो वो यहाँ पे गए, तो जो भी स्थिति जहाँ पे हम नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको मॉरल डिलेमा कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है।
दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे आपका नैतिक तर्कण है, जिसको मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। यहाँ पे सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, बंदा सही और गलत में से एक डिसीजन को चूज कर लेता है। सही और गलत में से एक को चुनना, हिंज ने जैसे कि चोरी को चुना। मान लो उसने क्या बोला कि मैं तो अपनी बीवी को बचा लूंगा, जो तो आपका मॉरल डिलेमा है, नैतिक दुविधा है। वहाँ पर तो देखो उसके सामने दो कंडीशन थी, लेकिन वहाँ पे वो दुविधा में फंस गया था कि करना क्या है। लेकिन फिर उसने नैतिक तर्कणा लगाई, मॉरल रीजनिंग करी, वहाँ पर उसने सही और गलत में से एक डिसीजन को भाई चुन लिया कि मेरे को तो अपनी बीवी की जान बचानी है। बेशक वो दवाई चोरी करके लाएगा, उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो ये बात यहाँ पे हुई थी। मतलब सही और गलत में से किसी एक को चुनना जो है, वो हिंज ने क्या चोरी चुनी, क्योंकि वो अपनी बीवी की जान को बचाना चाहता था। तो ये थोड़ी सी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को बहुत डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत मजा इन थ्योरीज को पढ़ने में आपको आने वाला है। अब इसके बाद कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी की गई। अच्छा, आलोचना कैसे करी भाई? इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन, याद रखना है, इनके सिद्धांत की जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत की जो मुख्य आलोचना है वो कैरोल गिलिगन के द्वारा की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। मतलब ये इनका मानना था कि जो कोलबर्ग थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है, पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी और महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। अच्छा, इसका मानना था कि इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। मतलब कि पुरुष क्या है, हमेशा जस्टिस की बात करते हैं। लेकिन आप तो कहेंगे कि भाई जो हिंज था उसने तो क्या है, अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्या न्याय किया था? उसने न्याय नहीं किया था, वो वहाँ पे दुविधा में फंस गया था। जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल होता है, केयर होता है। लेकिन मान लो, मतलब गिलिगन का जो कहना था वो था कि जो महिलाएं कोई भी चीज़ सोचती है वो देखभाल के माध्यम से सोचती है, और जबकि आपका जो पुरुष वर्ग है वो कोई भी चीज़ सोचता है वो न्याय के माध्यम से जो है वो सोचता है। तो ये बात यहाँ पे गिलिगन साहब ने इनके मुख्य आलोचना में कही थी। तो कौन सा तर्क दिया था? सीटेट में ऐसे सीधे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके अनुसार, गिलिगन के अनुसार, जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसमें पुरुषों की जो नैतिकता का आधार है वो न्याय होना चाहिए, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है, देखभाल होनी चाहिए। क्योंकि स्त्रियां जो है वो क्या है, न्याय की दृष्टि से नहीं, ज़्यादा देखभाल की, केयर की दृष्टि से देखती है। अच्छा, मेल और फीमेल की जो मॉरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को भी इसने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो गिलिगन का मानना था कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है, इनके द्वारा क्या है कि कल्चर को क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, जबकि नैतिकता में कल्चर का भी यहाँ पे एक मुख्य रोल हो सकता है। तो ये बात इन्होंने कही। तो गिलिगन ने एक तो कहा भाई पुरुषों में इनका नैतिकता का आधार न्याय है, और जबकि स्त्रियों का आधार देखभाल है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना। और दूसरा जो है वो कोलबर्ग की जो आलोचना हुई, वो मेल और फीमेल की जो मॉरल रीजनिंग होती है, इसमें कल्चर के डिफरेंस को कोलबर्ग ने इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो ये भी यहाँ पे जो है वो एक गिलिगन के द्वारा एक महत्वपूर्ण आलोचना इनकी की गई थी। तो ये कुछ आलोचनाएं हमने देखी। तो पहला यहाँ पे कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि इसने नैतिकता के 3 लेवल कौन कौन से बताए। तो पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल स्टेज। भाई प्री कन्वेंशनल स्टेज ऐसी स्टेज जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा नैतिकता नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, उसमें समझ नहीं है। मतलब कि ये 4 से 10 की उम्र में होती है, ये जो पहली स्टेज होती है आपकी कोलबर्ग की। तो इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। नैतिकता मतलब उसके अंदर मॉरलिटी नहीं होती, और यानी बच्चों को सही या गलत के बारे में भी पता नहीं होता। आपका चाहे बच्चे का पापा मुख्यमंत्री है, दादा प्रधानमंत्री है, वो क्या है, उसके थप्पड़ भी लगा सकता है। मतलब कि बच्चे को क्या है, पता नहीं होता कि भाई देखो वो सामने कौन है, मॉरलिटी नहीं होती, नैतिकता नहीं होती। तो कोलबर्ग की जो पहली अवस्था है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 साल के बीच होती है, इस अवस्था में बच्चों की जो सोच होती है वो शून्य होती है। इसके बारे में उसको सही और गलत के बारे में उसको क्या है, पता नहीं होता है। और इसी अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों को मानकों के अनुसार होती है। मतलब कि देखो, अगर हम मॉरलिटी सीखेंगे तो समाज से ही तो सीखेंगे, और इसी अवस्था में मतलब लोगों के मानकों के अनुसार यहाँ पे चीज़ें बच्चा जो है वो करने वाला है। अच्छा, इस अवस्था को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। तो कोलबर्ग की जो पहली नैतिकता का जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसको 2 भागों में आगे बांटा गया है। इसको डिटेल से देखते हैं। तो पहली अवस्था है यहाँ पे दंड एवं आज्ञा, मतलब कि इसको बोलेंगे आपका सजा एवं आज्ञा। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा की पालन पर आधारित होती है। तो इसकी जो पहले लेवल की जो 2 अवस्थाएं हैं वो कैसी होती है? तो सजा एवं आज्ञा जो इसकी होती है, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस जो होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा, मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, और उस बच्चे ने कभी कभार उन मेहमानों को क्या है, नमस्ते नहीं करी, तो फिर उसको पता है, वो डर के मारे पहले ही नमस्ते कर देता है। मतलब कि क्या है, उसको पता होता है कि अगर मेहमानों को नमस्ते नहीं की तो बाद में आपको क्या है, बाद में जो है मम्मा या पापा या दादा दादी कोई भी होंगे घर में, वो आपकी पिटाई करने वाला है। तो बच्चे को यहाँ पे क्या है, पहले ही जो है वो
बच्चा मेहमानों के लिए नमस्ते कर देता है, उनके पाँव छूता है। और जब हिंज ने चोरी की, उदाहरण के लिए जब हिंज ने भी क्या है चोरी की, तो बच्चों ने सोचा होगा कि अगर वो चोरी करेंगे तो उन्हें भी सजा ही मिलेगी। तो मतलब कि ये क्या है, ये एक डर है। तो दंड एवं आज्ञा इसका पहला, या पनिशमेंट एंड ओबीडेंस वह आपकी इसके पहले लेवल की जो 2 स्टेजों में पहली स्टेज है जहाँ पे बच्चे को क्या होता है, डर होता है सजा और आज्ञा का। दूसरी थी इसकी स्टेज साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअल, मतलब इस अवस्था को जैसे कि तैसे अवस्था कहा जाता है। तो याद रखना भाई, इसकी जो दूसरी स्टेज है, पहले लेवल की जो दूसरी स्टेज है, 3 लेवल इसने दिए थे, तो पहले लेवल की जो दूसरी स्टेज है इसको कहते हैं जैसे कि तैसे अवस्था। क्योंकि इसमें क्या है, जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार करेगा। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। स्कूल में किसी बच्चे ने आपकी पेंसिल तोड़ दी, बच्चे ने पेंसिल तोड़ दी तो आप इसकी वापस तोड़ देते थे। स्कूल टाइम में ऐसा ही होता था कि तूने मेरे को, और जो हमारे दोस्त अच्छे होते थे जो हमको खाना लाते थे, उसको हम आपस में कि भाई तू भी दे रहा है मैं भी खा लेता हूँ। तो आपस में क्या होता है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने उसका पेन तोड़ दिया। मतलब कि अगर एक बच्चे ने उसको खाना खिलाया तो दूसरे बच्चे ने उसको वापस खिला दिया। तो ये है दूसरी स्टेज की अवस्था, मतलब कि इसको जैसे कि तैसे अवस्था कहा जाता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, यहाँ पे हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो पहला जो लेवल है, इसका जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है वो 2 भागों में होता है। कैसे कैसे होता है, एक तो पढ़ा हमने कौन सा आपका दंड एवं आज्ञा वाला, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आपका कौन सा जैसी की तैसी अवस्था, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। और सीटेट परीक्षाओं में देखो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरी लेवल की बात करते हैं तो कोलबर्ग की जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसकी जो दूसरा लेवल है वो है आपका रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, जिसको कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। कन्वेंशनल जो स्टेज होती है वो 10 से 13 वर्ष तक चलती है, और इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय भी ले लेता है। देखिए इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि मतलब सामाजिक मानकों के आधार पर, दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर, मतलब समाज से सीखता है कि बेटा ये काम करना चाहिए, पेंसिल ये सब, जैसे कि मैंने बोला पहले तो क्या उसको पता नहीं था कि तूने ऐसा किया मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सामाजिक जो लोग हैं जो उसको सिखाते हैं कि देखो चोरी करने से ये सब हो सकता है, तो मतलब उसको क्या है इस अवस्था में, दूसरी अवस्था में उसको क्या है वो सीख लेता है चीज़ों को और उनको ग्रहण कर लेता है। मतलब इसी अवस्था में जो बच्चा है, जो दूसरा लेवल है, सीधा क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है कि किस अवस्था में, किस लेवल के कोलबर्ग जो साहब है, इनके किस लेवल के अनुसार जो है वो जो है बच्चा जो है सही और गलत का निर्णय जो समाज के माध्यम से लेता है, तो वो इसकी रूढ़िगत नैतिक स्तर की अवस्था, जिसको कन्वेंशनल स्टेज लेवल भी कहा जाता है, जो कि 10 से 13 वर्ष के बीच में चलता है। इसी में जो है वो सही और गलत का वो निर्णय लेता है। अगर बात करें इस अवस्था को भी कोलबर्ग साहब ने 2 भागों में आगे इसको भी, इस लेवल को भी बांटा गया है। पहले वाला भी दो लेवल में था, ये भी कितने लेवल में, 2 लेवल में आगे बांटा हुआ है। इसकी जो 2 स्टेजेस आगे, दूसरे लेवल की जो 2 स्टेज है, इसमें बच्चा क्या है, 2 अवस्था है। इसमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, मतलब कि गुड बॉय और गुड गर्ल। जब आप 10 से 13 साल के थे तो आप स्कूल में क्या चाहते थे कि भाई हमको तो क्या है अच्छा लड़का बनना है, अच्छी लड़की बनना है स्कूल में, तो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करने की, आप कभी अपने टीचर के पाँव छूते थे उनको पटाने के लिए, अर्जित करता था। और गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में। तो गोल्डन रूल का विचार कोलबर्ग के किस अवस्था में, सेकंड लेवल में, जो आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल, जो अच्छा लड़का है अच्छी लड़की बनने की जो उन्मुखता है, वो भी आपकी कोलबर्ग के सेकंड लेवल कन्वेंशनल लेवल में आती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर क्या है, बच्चा सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे अच्छे से रहूँगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करूँगा। मतलब इस अवस्था में बच्चा क्या है, आपका अनुमोदन, दूसरों के साथ भला बन के क्या है, बच्चा क्या है अपने आप को क्या है अनुमोदन अर्जित करना चाहता था, मतलब अप्रूवल अर्न करना चाहता था, मतलब फ़ायदा जो है वो क्या करना चाहता था, अपने लेना चाहता था। इसीलिए तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन रूल का विचार मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की किस स्टेज में आता है, तो वो दूसरे लेवल की स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला जो यहाँ पे दूसरी स्टेज यहाँ पे है, दूसरे स्टेज का जो दूसरा यहाँ पे भाग है वो है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, मतलब दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। मान लो कि आपके घर वालों ने बोला हुआ है कि जो रेड लाइट है उसको पार करेंगे तो क्या हो सकता है, आपका उल्लंघन हो सकता है इसका। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो उसको समाज में जो सिखाया गया है, उसको जो सामाजिक जो व्यवस्था में बनाए रखने के लिए जो चीज़ कही गई है, उसमें बच्चा जो है वो सीखता है। क्योंकि
यहाँ पे उदाहरण उसको दिया कि उसके पापा का जो है ऐसे क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, अगर वो भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी वैसा ही हो सकता है। तो रेड लाइट पार करते हुए जो है वो उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पे बच्चा क्या इस चीज़ को मानता है। तो लॉ एवं ऑर्डर जो ओरिएंटेशन है, आपकी कानून एवं व्यवस्था की जो उन्मुखता है, इस अवस्था को भी जो है बच्चा मानता है कोलबर्ग। जो कोलबर्ग की जो दूसरी अवस्था है, तो दोनों अवस्था आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा हम इसका रिवीजन करेंगे, बहुत डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो इसकी अवस्था है, वो तीसरा जो लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का जो मतलब है वो 13 साल से ऊपर का बच्चा। इसमें जो डिसीजन बच्चा लेता है वो सोसाइटी के आधार पर, या अब यहाँ पे जो लेगा वो सोसाइटी के आधार पर नहीं लेगा। इसमें डिसीजन खुद के लिए लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चा इसमें जो है वो कुछ नहीं देखने वाला। मान लो कि यहाँ पे रेड लाइट वाले, मैं एक फ़ोटो दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे रेड लाइट है। इससे पहले मैंने बोला था कि जो कन्वेंशनल स्टेज थी, इसमें क्या है, बच्चा सोच रहा था कि भाई रेड लाइट को पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बच्चा है वो मानता है कि मान लो कि अगर किसी का क्या हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भाई रेड लाइट पार करते तो किसी का एक्सीडेंट हो रहा है और उसको ये नियम बता रखा है कि रेड लाइट पार करेंगे तो आप क्या बोलते हैं, आपको फाइन लग सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर रेड लाइट के पास ही किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, खुद का निर्णय लेगा, वो क्यों किसी को पूछेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये इस अवस्था में जो बच्चा है, जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है, इस अवस्था में बच्चा खुद निर्णय लेगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उसको जाना है तो वहाँ पे क्या है, एक तो एक्सीडेंट हुआ है तो वो अपनी मन की करेगा, वो समाज की उस टाइम नहीं सुनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो तीसरी अवस्था, इसको भी जो है आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मतलब इस लेवल का जो हमने इससे पहले पढ़ा, इसका मतलब ही ये है कि बच्चा इसमें क्या है, खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। क्योंकि उदाहरण के लिए आपको मैंने उदाहरण भी दिया कि किसी का रेड लाइट के सामने एक्सीडेंट हुआ तो बच्चे ने वो नहीं कि सामाजिक वो देखा, कन्वेंशनल स्टेज देखी कि नहीं यार रहने देते हैं, जो है वो जब तक रेड लाइट पार नहीं होगी, ग्रीन लाइट नहीं आएगी, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। उसने खुद डिसीजन लिया, और क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता था। तो इसका पहला था सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें क्या है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, लेकिन अगर किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। मतलब कि इसमें क्या है, अगर किसी का, वही बात मैंने बोली कि किसी का एक्सीडेंट यहाँ पे सामने हो गया है और वो वहाँ पे आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को यहाँ पे, बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे खुद का डिसीजन लिया कि किसी की जान बचाने के लिए हम रेड लाइट नियमों और कानूनों को भी तोड़ सकते हैं। तो ये इसकी तीसरी स्टेज थी, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा गया है। लास्ट में मैं एक बार दोबारा इसका बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी सीडीपी एक पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। एक बार समझ गए तो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। लास्ट जो स्टेज है आज की, वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। मतलब कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर क्या है कि दूसरों के विचार को नहीं, बल्कि अपने मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे भगत सिंह थे भाई, भगत सिंह को बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि यार क्यों देश के लिए करना है तेरे को, लेकिन इसके अपने विचार थे। भगत सिंह जी के क्या थे, अपने विचार थे इनके। मतलब किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। मतलब देश के लिए भगत सिंह जी, इनका मानना था कि हम देश को आज़ाद करवा सकते हैं, तो इन्होंने देश का सोचा। इन्होंने अपने दो चार दोस्तों के कहने पर क्या है, उनके विचारों पर नहीं, मतलब खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। तो वो तीसरी अवस्था में जो है करता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो एक बार पुनः पूरे टॉपिक का रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आज हमने बात की नैतिक विकास के सिद्धांत की, जो कि कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने दी, और इनके द्वारा ही नैतिक विकास का सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी। उसके बाद हमने जाना नैतिकता क्या होती है, जिसमें हमें सही और गलत का पता चलता है। हमको सामाजिक परिवेश से, नैतिकता हमको कभी जन्मजात नहीं आती, सामाजिक परिवेश से आती है। और मतलब कि नैतिकता, सही और गलत के बारे में हम जो है वो मॉरलिटी जो है हमको सिखाती है, नैतिकता ही हमको सिखाती है। उसके बाद हमने हिंज की कहानी देखा, जहाँ पे उसकी जो बीवी है वो बीमार हो गई थी, और डॉक्टर ने उसको बोला कि अगर तूने उस दुकान से वाली दवाई नहीं लाई, जो दवाई सिर्फ एक ही दुकान में मिलती थी, तो इसकी जान जो है वो ये मर जाएगी। तो हिंज ने क्या करा, उस दुकान में गया, उस लाला ने उसको दुकान में, उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसको दवाई देने से मना किया, क्योंकि ये दवाई इसने पूरे जीवन भर में एक बार बनाई थी, तो ये इसको नहीं देना चाहता था। अब हिंज ने, या तो इसकी पत्नी की जान चले जाती, या फिर इसको चोरी करनी पड़ती। तो हिंज ने क्या कर लिया भाई, चोरी कर ली। उसके बाद हमने पहली यहाँ पे दो चीज़ें देखी है कि मॉरल डायलेमा होता है, जिसमें बच्चे को सही और गलत के डिसीजन के बारे में पता नहीं चलता, उस दुविधा में होता है। जैसे कि हिंज था, यहाँ पे हिंज बेचारा सोच रहा था चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, और अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी जो बीवी है वो मर जाएगी। और दूसरा था नैतिक तर्कना, जहाँ पे बच्चे ने, जो हिंज ने है, वो सही और गलत का डिसीजन में से एक ले लिया। मतलब उसने क्या है, अपनी बीवी की जान बचाने के लिए पुलिस के पास पकड़ना ही सही समझा।
फिर हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने। कैरोल गिलिगन ने कहा था कि भाई इसने क्या है महिलाओं को अपने एक्सपेरिमेंट में कम प्राथमिकता दी है। और उसके बाद उनका मानना था कि इन्होंने पुरुषों में जो नैतिकता का आधार है वो न्याय न्याय है और स्त्रियों में जो नैतिकता का आधार वो देखभाल है। ये गिलिगन साहब का मानना था। और इनका कहना था कि मेल और फीमेल में जो मॉरल रीजनिंग में जो कल्चर डिफरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, जबकि जो आपकी कोलबर्ग साहब है इन्होंने कल्चर की डिफरेंस जो है वो मॉरल रीजनिंग में नहीं दी है। समाज के लिए जो है वो कल्चर बहुत ज़रूरी है, नैतिकता के लिए कल्चर जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो बहुत ज़रूरी है सीखना। जबकि जो आपके कोलबर्ग साहब है इन्होंने अपनी थ्योरी में इसमें ये जो कल्चर है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कोलबर्ग है उसका जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके 3 लेवल है। पहला लेवल था आपका प्री कन्वेंशनल, जो कि 4 से 10 साल के बच्चे में होता है। इस अवस्था में जो है वो बच्चे की नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। उदाहरण के लिए मैंने बोला कि आपके पापा मुख्यमंत्री है, आपके दादा प्रधानमंत्री, आप बच्चे को क्या बताओ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, बच्चा फिर भी उनमें थप्पड़ मार देता है। मतलब कि ये क्या है, बच्चों को सही और गलत का पता नहीं होता इस अवस्था में। और इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरों लोगों के मानकों के आधार पर होती है। मतलब कि जो भी वो सीखता है, जो भी वो नैतिकता मॉरलिटी सीख रहा है, तो दूसरे लोगों के कहने पर ही ये ऐसा नहीं करना है वो करना है, वो सब उस पर जो नैतिकता है वो दूसरे लोगों के कहने पर, बच्चों वाला दिमाग जो आपने सुना होगा। अच्छा, इस अवस्था को भी आगे 2 भागों में बांटा गया। तो कोलबर्ग का जो पहला लेवल था उसको आगे 2 भागों में कैसे कैसे बांट। तो पहला था आपका दंड एवं आज्ञा, जिसमें बच्चे को क्या है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपको भाई उनके पाँव छूने हैं, अगर आपने पाँव नहीं छुए तो आपको दंड मिलने वाला है। तो इसमें बच्चा क्या है, उसको पनिशमेंट का डर रहता है, पनिशमेंट ऑबिडियंस का क्या रहेगा, उसको डर रहेगा। जैसे हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वो चोरी करेगा तो क्या है उसको भी सजा मिलेगी। और दूसरी है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे कि तैसी अवस्था कहा जाता है कि जैसा बच्चा करेगा जैसे को तैसा। इस अवस्था में क्या मैंने उदाहरण दिया था कि बच्चे ने पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी तोड़ी। अब एक बच्चे ने एक बच्चे को बढ़िया खाना खिलाया तो आपस में क्या है उसने खाना खिला दिया। मतलब कि जो इसकी पहले स्टेज में है, जो जैसे की तैसी अवस्था भी इसकी पहले स्टेज में आती है। दंड एवं आपकी जो सजा की जो अवस्था है वो भी पहले ही इसमें आती है। इस बात को आपने याद रखना है, इसके पहले लेवल में आती है। उसके बाद हमने देखा कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष होती है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें बच्चा अपने अंदर समावेशित मतलब मानकों को, दूसरे लोगों से क्या है चीज़ों को सीखता है, जो बता रहे समाज के लोग उनको अपने में ग्रहण करता है और सही और गलत का निर्णय जो है समाज के मानकों के आधार पर लेता है। और इस अवस्था को इसने 2 भागों में, एक है गुड बॉय गुड गर्ल, जैसा कि स्कूल में होता था कि भाई देखो अब क्या करते थे हम अच्छा बनने के लिए दूसरों के सामने क्या अनुमोदन अर्जन करते थे। और इसी को गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। और दूसरा था इसी अवस्था में कानून व्यवस्था की उन्मुखता भी आती है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। मतलब कि बच्चे को क्या है, बच्चे को बोला है कि रेड लाइट पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। उसके पापा का एक्सीडेंट भी बच्चे के ऐसे ही हुआ था, जैसे वो उन्होंने रेड लाइट पार करी तो बच्चा समझ जाता है कि रेड लाइट पार नहीं करनी है। इसके बाद आएगी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, मतलब थर्ड लेवल इसका, जो कि 13 साल से ऊपर होता है। इसमें जो बच्चा है उसका जो डिसीजन है वो खुद लेता है। मतलब वो समाज के जरिए क्या सही है क्या गलत है वो समाज के मानकों को फिर नहीं सोचेगा जहाँ उसको नहीं सोचना है। मतलब इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया। एक है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा खुद की बात को मानेगा। जैसे कि यहाँ पे रेड लाइट, इससे पहले क्या था कि समाज के मानकों के आधार पर उसने बोला कि रेड लाइट को तोड़ना दंडनीय अपराध है। लेकिन अब उसको क्या है, अब यहाँ पे किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, अगर वो एक्सीडेंट हो गया तो वो यहाँ पे क्या रेड लाइट का वेट करेगा, नहीं, यहाँ पे वो खुद का क्या लेगा, खुद का फैसला लेगा। तो 13 साल से जो ज़्यादा का बच्चा है वो यहाँ पे क्या लेगा, खुद का फैसला लेगा कि किसी की जान को बचाओ पहले। रेड लाइट तो एक समाज का परिवेश है, इसको भले ही जो है वो ये नियम है, इस नियम से नुकसान होता है, लेकिन अगर किसी की जान बच सकती है तो क्या है, तो ये तोड़ देना चाहिए। और अगला था यहाँ पे जो अंतिम था वो था सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। मतलब इसमें क्या था कि जो बच्चा है वो दूसरों के विचारों को ना सोचते हुए, जैसे कि मैंने भगत सिंह जी का आपको उदाहरण दिया कि भगत सिंह जी को बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि आप जो है वो क्यों कर रहे हो, आराम से आप जो है वो अपने इस पे रहो। लेकिन उनका क्या था, उनका अपना नैतिकता थी, उनका अपने प्रिंसिपल थे। मतलब कि वो दूसरों के विचारों को नहीं, मतलब अपने खुद के मानकों के अनुसार जो है यहाँ पे व्यवहार करेगा और इसमें दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल देता है। कभी कभार आपने देखे होंगे, आपके जो दोस्त वगैरह होता है, आप कभी मान लो इलेक्शंस देख लो, इलेक्शन में जो है कभी NSUI ABVP ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो उनके साथ क्या है, मतलब लोग जो है वो ऐसे जाते रहते हैं, मतलब अरे परे, मतलब
क्या है वो दूसरों के विचारों के लिए जो है यहाँ पे अपने आप करेगा अपने मन से कि हाँ मेरे को करना है, मैं एनएसयूआई के साथ दिल से जुड़ा हूँ। जैसे भगत सिंह है, इनके अंदर पहले था कि हाँ देश के लिए, देश को आज़ाद करवाना है, चाहे इनके दो चार दोस्तों ने इनको क्यों ना बोला हो कि नहीं भाई देश जो है वो आप अपना आराम से करते रहो, लेकिन इनको क्या है इस अवस्था में बच्चा खुद से कर रहा है, उसको खुद का मन है, उसको सामाजिक परिवेश में नहीं देखना है कि इससे नुकसान हो सकता है, इससे इनको सजा हो सकती थी, इनको फांसी हो सकती थी, इनको नहीं था, इनको था कि करना था। तो आज के लिए इतना ही, कोशिश ज़रूर की है मनोविज्ञान को समझाने की। वैसे मैं एसपीटीजीटी कमीशन के लिए इन सब एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी की अपने हाथ से बने हुए बेहतरीन नोट्स इस सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपके बीच लाता रहूँ। और कोशिश करूँगा अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।